हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग का क्विक रिवीजन। यानी कि अगर आपने मेरे जितने भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस डाली हैं सभी चैप्टर्स की वो देख ली होंगी, तो आपको जो है अगर आपको एक क्विक रिवीजन करना होगा तो आप ये वीडियो जो है देख सकते हैं एज योर रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में हमें दो स्टोरीज़ दी हुई हैं। पहली स्टोरी है हमारे बेल्जियम की और दूसरी है हमारे श्रीलंका की। हम बेल्जियम की स्टोरी से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे अब जो हमारा बेल्जियम है वो वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है। उसका जो एरिया है, मतलब जितने एरिया में वो सीमित है, वो हमारे कुछ हरियाणा के स्टेट के जितना ही है। उसकी पॉपुलेशन भी कुछ हरियाणा जितनी ही है। हमारे इस बेल्जियम में थोड़ा सा हमें जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि हमारी जो बेल्जियम है उसमें 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं अगर हम दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों की बात करें तो 40% जो लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं एंड वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो बाकी के 1% है वो हमारे जर्मन बोलने वाले लोग हैं। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी कंट्री के मुकाबले देखें तो पूरी कंट्री में हमारे डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन एट द कैपिटल लेवल, बेल्जियम की कैपिटल हमारी ब्रुसेल्स, कैपिटल लेवल पे हमारे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा है और डच बोलने वाले लोग सिर्फ 20% है एंड फ्रेंच बोलने वाले 80% है। इसीलिए अब जो हमारे डच बोलने वाले लोग थे उन्हें लगने लगा कि हमारे जितने भी ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, अब क्योंकि माइनॉरिटी में है मेजॉरिटी में है एट द ब्रुसेल लेवल, बट माइनॉरिटी में है कंट्री लेवल पे। उनको लग रहा था कि जो फ्रेंच वाले हैं ना, इनको जो है ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो ज़्यादा अच्छे से उनको जॉब्स वगैरह मिल रही है, वो ज़्यादा अमीर है, उनसे ज़्यादा अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। उनको ऐसा लगने लगा एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, मतलब जो टेंशन थी दोनों के बीच की, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी हमारे 1950s एंड 1960s के टाइम पे। जो हमारे बेल्जियम लीडर्स थे उनको जो है ये बात समझ में आई कि हाँ, उनके यहाँ पर डच और फ्रेंच कम्युनिटी वाले लोगों में थोड़ी सी टेंशन है। उन्होंने जो है सारे डिफरेंसेस, जितने भी वहाँ पे डिफरेंसेस थे, उनको रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पे टेंशन तो है। उन्होंने इस टेंशन को कम करने के लिए 1970 से 1993 के बीच में 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स मतलब चेंज लेकर आए। और वो चेंज क्यों थे? वो चेंज सिर्फ इसलिए थे कि उनको उनकी कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जो एथनिसिटी है वो सब जो है ज़्यादा टेंशन क्रिएट ना करे और वो सब प्यार से भाईचारे से रहें। इसकी वजह से उन्होंने जो है अपना एक मॉडल तैयार किया जिसको हम बेल्जियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी डच बोलने वाले लोग हैं वो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग लोग के इक्वल ही रहेंगे एट द सेंट्रल लेवल। यानी कि सेंट्रल लेवल पे जितने भी मिनिस्टर्स काम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनिस्टर काम करें तो उसमें 5 डच बोलने वाले होंगे और 5 फ्रेंच बोलने वाले। देन अगर कोई भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो एक सिंगल या सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ डच स्पीकिंग लोग डिसीजन नहीं ले सकते। दोनों को ही जो है अपनी सलाह रखने का, अपना मुद्दा रखने का पूरा अधिकार है। दोनों का जो है डिसीजन देखा जाएगा कि मतलब मेजॉरिटी देखी जाएगी कौन क्या चाहता है, फिर उसके हिसाब से होगा। यूनिलेटरली यानी कि एक सिंगल कम्युनिटी हमारी कोई भी डिसीजन जो है नहीं बना सकती, कोई चेंज नहीं कर सकती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जिस तरह से नंबर ऑफ़ डच जो थे हमारे नंबर ऑफ़ फ्रेंच के इक्वल थे, वैसे ही उन्होंने हमारे स्टेट लेवल पर भी कर दिया। और उसके साथ साथ जो ब्रुसेल था, यानी जो कैपिटल थी हमारे बेल्जियम की, उसमें भी कुछ इसी तरह का ही जो है रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला। एंड जो लास्ट इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ की थी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो अपनी फ्रेंच कम्युनिटी को जो है इलेक्ट करते थे, वो उनके लिए वोट करते थे और उनका जो भी लीडर होता था वो फ्रेंच बोलने वाला ही होता था। ऐसे ही हमारे डच में था और ऐसे ही हमारे जर्मन में था। अब आते हैं हम हमारी दूसरी स्टोरी पर, जो कि हमारी श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका जो है वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, वो भी एक छोटा सा कंट्री ही है, जहाँ पर हमारे तमिल स्पीकर जो लोग, वहाँ पे 2 भाषाएं बोल जाती है, पहली है तमिल और दूसरी है सिन्हाला। तमिल स्पीकर जो थे यानी तमिल बोलने वाले जो लोग थे उनकी संख्या 18% थी एंड सिन्हाला बोलने वाले लोग जो थे 74% थे। इससे हमें पता चला कि सिन्हाला जो है वो हमारे
सिन्हाला जो है वो हमारे मेजॉरिटी में है। सो अब जो वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे बात करें तो जितने भी बुद्धिस्ट लोग थे वो सिन्हाला बोलते थे, जितने भी हिंदू मुस्लिम थे वो तमिल बोलते थे, और बाकी के जो बच्चे क्रिश्चियन लोग थे जो कि हमारे 7% थे वो हमारे या तो तमिल बोलते थे या फिर सिन्हाला बोलते थे। अब जो हमारे श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, अब उन्होंने जो है ये देखा कि तमिल स्पीकिंग वाले लोगों में और सिन्हाला बोलने वाले लोगों में टेंशन थी, क्योंकि जो तमिल बोलने वाले लोग थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिन्हाला लोग मेजॉरिटी में हैं तो कहीं गवर्नमेंट जो है इनको जो है फेवर ना करने लग जाए। एंड यही हुआ, क्योंकि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सीरीज़ अपनाई जो कि थी मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब किसी भी एक कम्युनिटी की वो को फेवर कर रहे थे, वो उनकी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर रहे थे। उन्होंने जो है दोनों के बीच के टेंशन जो पहले से था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया था। कैसे? उन्होंने 1956 में एक ऐसा एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिन्हाला को श्रीलंका की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज कर दिया, घोषित कर दिया ना। उन्होंने तमिल को नहीं रखा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने सिर्फ सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा। उसके साथ साथ अगर किसी कोई भी व्यक्ति है जो कि सिन्हाला बोलता है सो उसको जो है वो फेवर करते गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब के लिए। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने बात की बुद्धिज़्म को वो प्रोटेक्ट करेंगे, फॉस्टर करेंगे। एंड इन सब की वजह से जो हमारे तमिल बोलने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा एलियनेटेड फील होने लग गया। उन्हें लगा कि हम तो यहाँ पे हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है। सो दोनों के बीच का जो टेंशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड उसका रिजल्ट था हमारा एक सिविल वॉर, जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो मर गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर डाइड। एंड कुछ लोग जो थे वो रिफ्यूजीज़ बन गए, कुछ लोगों के घर तबाह हो गए। उसके साथ साथ जो श्रीलंका की कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरह की कंडीशन जो थी वो ख़राब हो गई। और जो हमारा सिविल वॉर था वो जाके एंड हुआ हमारे 2009 में। सो हमने देखा कि बेल्जियम में जो था एडजस्टमेंट हुआ दोनों कम्युनिटीज़ को जो है एक साथ रखने के लिए, वहीं हमारे श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म जो था फॉलो किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने क्लास 10th की एसएसटी की फुल एमसीक्यू सीरीज़ वाली वीडियोस बना रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाली बना रखी है, कुछ बहुत सारे वाले एमसीक्यूज़ भी, असर्शन रीज़न भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अब हमने इन दोनों स्टोरीज़ को पढ़ लिया है एंड अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है कि हमारा पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। सो पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल हमारे दो कारणों की वजह से है। पहला है हमारा प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है हमारा मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब वो जिनको जो है हम हमारे एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न में हमें देखने को मिलता है कि अगर पावर शेयर होगी तो किसी भी सोशल ग्रुप के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत ज़्यादा कम होगा। पावर शेयर होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं ना। पावर शेयर हो रही है तो किसी भी सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ऐसा हमारा प्रूडेंशियल रीज़न कहता है। और प्रूडेंशियल रीज़न ये भी कहता है कि अगर कोई ऑप्रेसर है जो कि दूसरे लोग को ऑप्रेस कर रहा है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्रेसर, जो लोग ऑप्रेस किए जा रहे हैं उन्हीं को जो है सारी मुसीबत झेलनी पड़े, इसके साथ साथ जो हमारे ऑप्रेसर्स होते हैं उनको भी सारी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। देन आते हैं हमारे मॉरल रीज़न पे। मॉरल रीज़न कहता है कि जो पावर शेयरिंग है वो ट्रू स्पिरिट है हमारी डेमोक्रेसी की, यानी कि हर एक डेमोक्रेसी में एक आत्मा के रूप में प्रेजेंट होती है हमारी पावर शेयरिंग। पावर शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेसी। अब आते हैं हम हमारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे कि पावर शेयरिंग किस किस तरीके से होती है। सो इसमें जो है हमारे कुछ 6 तरीके आते हैं। पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, देन वर्टिकल और फेडरल जिसे हम कहते हैं। हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर शेयर करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में पावर शेयर करते हैं, मूवमेंट्स में भी पावर शेयर करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन खींची है, सॉरी ये तो वर्टिकल हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन खींची है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँगी सो क्या है, ये डिवाइड हो जाएंगे, कुछ इस तरह के हो जाएंगे, लेकिन ये लेवल तो इनका सेम है। अगर मैं इनको जोड़ना भी चाहता हूँ मैं आराम से जोड़ सकती हूँ क्योंकि इनका लेवल सेम है। लेकिन अगर मैं यहीं बात करूँ वर्टिकल लाइन की, सो जब मैं इनको डिवाइड करूँगी सो ये कुछ इस तरह के होंगे, एक ऊपर एक नीचे एक उससे नीचे। सो ये एक के नीचे एक काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे सब एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। सो इसी तरह से हमारे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमारे 3 होते हैं
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको हम पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स भी बोलते हैं और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हम इसी को बोलते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इसी का ही पार्ट है। सो लेजिस्लेचर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जुडिशरी कौन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सो इन तीनों में जो है पावर डिवाइड होती है। अगर लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं कर रहे तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उसको जो है डांट लगा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहे तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी उसको डांट लगा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। देन हमारा वर्टिकल और फेडरल सिस्टम। अभी मैंने आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, कुछ इसी तरह का है कि हमारे पहली गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे स्टेट के लिए, पूरे कंट्री के लिए काम करती है। देन होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो कि एक स्टेट के लिए काम करती है। और एक होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, जो कि एक लोकेलिटी के लिए काम करती है। इसी को हम फेडरल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसी पे होता है, फेडरलिज्म। देन होता है हमारा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर किस तरह से शेयर होती है। अब हमें पता है कि हमारे जितने भी 1/3 सीट्स होते हैं किसी भी जगह, कोई भी अगर हमें जॉब लेनी तो उसमें 1/3 सीट्स जो है वो हमारी औरतों के लिए रिजर्व हो जाती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसे हम बोलते हैं। ऐसे हमारे SC OBC इन सब पे भी जो है हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, इन सब के साथ पावर शेयर होती है, किसी में भी भेदभाव नहीं होता है। देन अब हम आते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमारी कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिलने के कारण हम बनाए जाते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, जिसमें हमारी एक से ज़्यादा पार्टीज़, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक से ज़्यादा तो होती ही होती है। सो एक से ज़्यादा पार्टी जो होते हैं मिलके जो है हाथ मिला लेती हैं, एंड वो अपना एक खुद की पार्टी बना लेती है। अब जैसे अभी बीजेपी चल रही है, लेकिन वो बीजेपी नहीं चल रही है, उनका एक खुद का अलायंस चल रहा है, जो कि NDA। क्या चल रहा है? NDA, जो कि हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देन हम आते हैं हमारे प्रेशर ग्रुप से। प्रेशर ग्रुप्स में हमारे कुछ लोग होते हैं जो कि अगर उनको जो है गवर्नमेंट का कोई भी काम पसंद नहीं आ रहा है या फिर उन्हें कुछ अपनी बात मनवानी है तो वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा FECCI, जो कि हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ मूवमेंट्स के द्वारा। मूवमेंट्स की हेल्प से जो है हम पावर जो है शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला, कि जब हमारी नर्मदा नदी पे जो है डैम बन रहा था तो उसको जो है बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया था। सो ये था हमारा इस चैप्टर का क्विक रिवीजन। आई होप कि आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।